Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will start our second chapter from history, that is India events after 1960. So students, last lecture में मैंने आपको बताया था that इस year हम Indian history पढ़ने वाले हैं, but after independence, correct? We are going to study the era after independence. We can say कि we are going to study पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का हिस्ट्री. 1947 के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए उनके बारे में हम लोग इस ईयर पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इवेंट्स आफ्टर 1960, बेसिकली यहाँ पे हमें बताया है कि एवरी 10 ईयर के पीरियड में क्या हुआ. दैट इज़ 1960s से लेके 70s तक क्या हुआ, 70s से लेके 80s तक क्या हुआ. मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एक डेकेड में हुए हैं. डेकेड मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो टाइम है. सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक इवेंट को डिवाइड किया है टाइम के अकॉर्डिंग, एंड वी विल सी के 10 ईयर्स में कौन सी चीज़ें हुई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो, एंड यहाँ पर हम लोग 1960s के बाद क्या हुआ है वो पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. India became independent in 1947 CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live together. क्या बताया है हमें यहाँ पे? That इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में मिला. करेक्ट. नेक्स्टली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950. मतलब इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में आया? 1950 में. नाउ इंडिया, वी कैन सी दैट इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस नेशन. मतलब हमारी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन्स हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, कास्ट डिफरेंट है हमारे यहाँ पर. देन उसके बाद हमारा जो कल्चर है, इवन द कल्चर इन द कंट्री इज़ डिफरेंट. करेक्ट. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया है कि इतने डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रह सकें. वी ऑल नो कि इंडिया कौन सा नेशन है? इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. करेक्ट. सेक्युलर मतलब जहाँ पे किसी रिलीजन को नेशनल रिलीजन अनाउंस नहीं किया है. हमारी कंट्री में हर एक रिलीजन को, हर एक लैंग्वेज को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है. कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या दिया है समझा यहाँ तक? सिर्फ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है दैट 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एंड इंडिया के बारे में थोड़ा बताया है हमें दैट इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजियस नेशन. एंड इतने अलग होने के बाद भी, इतने डाइवर्स होने के बाद भी हम सब एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफिकल्ट इश्यूज ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. The establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Successful conduct of election and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented. अभी हमें यहाँ पे क्या बताया है दैट इंडिपेंडेंस के बाद में, मतलब इनिशियल टाइमिंग पर इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? पोवर्टी का प्रॉब्लम, गरीबी हमारी कंट्री में बहुत था. देन उसके बाद इलिटरेसी था हमारी कंट्री में. देन इंडिया जो थी वो क्या बोल सकते हैं, बहुत बैकवर्ड थी. लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब हमारे पास में ज़्यादा मनी नहीं था, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी हमारे पास में. प्लस हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी थी दैट हमें पूरी कंट्री को एक साथ कंबाइन भी रखना था, है ना. वी ऑल रिमेंबर के ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान हमें डिवाइड कर दिया था. इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड सब स्टेट्स को
फुल परमिशन दी थी कि वो जिस कंट्री को चाहे उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे सामने एक और चैलेंज ये था कि हमें सारे स्टेट्स को एक साथ कंबाइन करना है। गेटिंग मतलब हम पोवर्टी से फाइट कर रहे थे, हम इलिटरेसी से फाइट कर रहे थे, हम फूड प्रॉब्लम से फाइट कर रहे थे, इसके साथ साथ में हमें स्टेट्स को भी एक साथ रखना था। सो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। गेटिंग इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया था? प्लानिंग कमीशन। क्या इस्टेब्लिश किया गया था? प्लानिंग कमीशन। एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस पर दिया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। किस पर? इंडस्ट्री सेटअप करने पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी उतना ज़्यादा वर्क क्रिएट होगा, है ना, काम क्रिएट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पोवर्टी दूर होगी, धीरे धीरे करके जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग एजुकेशन पर भी स्पेंड करेंगे। गेटिंग सो ज़्यादा फोकस किस पर किया जा रहा था? दैट एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसके साथ साथ में इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी है ताकि कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। एक बार काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उसके बाद इनकम आएगी तो पोवर्टी ख़त्म हो जाएगी, पोवर्टी ख़त्म होगी तो धीरे धीरे करके लोग एजुकेशन भी लेंगे, सो इलिटरेसी भी कम होगी। गेटिंग सो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर दिया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो एंड कंट्री के अंदर से पोवर्टी ख़त्म हो सके। क्लियर? इसके साथ साथ में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है जिसकी वजह से वीकर सेक्शन को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। SC, ST, OBC, वुमेन, ये सब जो थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में नहीं मिली थी। सो ऐसे चेंजेस भी किए जा रहे थे, ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही थी जिससे वीकर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ये हमें सिर्फ क्या बताया अब तक? बैकग्राउंड बताया है। अब हम देखेंगे, मैंने जैसा बताया कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इवेंट्स, क्या क्या चीज़ें हुई थी आफ्टर 1960s। सो ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये सिर्फ इंट्रो था। अब हम देखेंगे कि 1960s के बाद क्या हुआ। सो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इज़ द 1960s। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1960s से लेके 69 तक क्या क्या इवेंट्स हुए थे। In the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. क्या बताया यहाँ पे कि 1960s में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स पर इफेक्ट पड़ा था। The region of Goa, Daman and Diu were freed from Portuguese rule and became parts of Indian Federation. So we all know कि गोवा, दमन एंड दीव ये ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, ये कौन रूल कर रहा था? पोर्चुगीज रूल कर रहे थे। गेटिंग 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली थी, हमें पोर्चुगीज से फ्रीडम नहीं मिली थी। गेटिंग मतलब 1947 के बाद भी हमारी कंट्री के कुछ ऐसे हिस्से थे जो फ्री नहीं हुए थे, और उसमें से एक हिस्सा दो हिस्से का नाम बताया है हमें, गोवा, दमन एंड दीव। ये कब फ्री हुए? आफ्टर 1960s। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैज़ बीन राइजिंग सिंस 1950 क्यूमुलेटेड इन अ वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज। दिस वॉर वॉज फॉट फॉर द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट एक चीज़ क्या हुई हमारी, पोर्चुगीज से हमें फ्रीडम मिली, गोवा, दमन और दीव ये इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है? दैट इंडिया एंड चाइना ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर देयर वेर सम टेंशंस गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द बॉर्डर, है ना, बॉर्डर इशू चल रहा था। एंड वो बॉर्डर इशू कब से चल रहा था? सिंस 1950s। एंड इसकी वजह से 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच में फाइट हो गया था। सो ये सेकेंड सिचुएशन था, सेकेंड इवेंट था वी कैन से। थर्ड इवेंट देखते हैं। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट
Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of the India's foreign policies. His contribution to the social and economical development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. क्या बताया यहाँ पे? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया. हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज़, कहाँ हम इंटरफेयर करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, सबके साथ कैसे रिलेशंस होंगे हमारे, इन शॉर्ट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने. उन्होंने और भी एरियाज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन किया था. 1964 में ही डाइड. ठीक है. अब नेक्स्ट, उनकी डेथ के बाद अब तक देखो कितने इंसिडेंट्स हुए? 3 इंसिडेंट्स हुए. पहला, गोवा दमन एंड दीव फ्री हुआ. दूसरा, 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ. तीसरा, 1964 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री succeeded him and became the next prime minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई. उनकी डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री became the next prime minister of our country. जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर फाइट हुआ था. तो वी कैन से 1965 का वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. द सोवियत यूनियन tried to mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. क्या हुआ अभी आगे? दैट सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सुलह कराने का ट्राई किया, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमें बताया है दैट जो स्लोगन हम इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर यूज़ करते हैं, जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया था हमें? लाल बहादुर शास्त्री ने. किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने. वो बताना चाहते थे दैट हमारी कंट्री के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन हैं? सोल्जर्स एंड फार्मर्स. समझ आया क्या बोला उन्होंने? अपने उस स्लोगन से वो क्या बता रहे थे? दैट फार्मर्स एंड सोल्जर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. ठीक है. उन्होंने मतलब ही डाइड इन टास्केंट इन द ईयर 1966. मतलब वी कैन से दैट कितने इंसिडेंट्स हुए अब तक अपने? गोवा दमन एंड दीव बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ. 1966 में आवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर दैट इज लाल बहादुर शास्त्री डाइड. ठीक है. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. अब तक हमने सिर्फ 66 तक पढ़ा है. इंदिरा गांधी became the Prime Minister of India in 1966. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Mukti Bani. The crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. Okay, अभी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद हु बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. मतलब थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी. जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में व्हाट वी कैन से बहुत इश्यूज चल रहे थे. ईस्ट पाकिस्तान मतलब क्या हुआ? आज का बांग्लादेश. अगर आपको पता होगा सो
व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो उसके साथ में हमें पार्टीशन भी मिला था। गेटिंग पार्टीशन में पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश है, वो एरिया भी किसका था? पाकिस्तान का, विच वॉज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। गेटिंग आज का जो बांग्लादेश है उसको पहले क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, क्यों ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था? बिकॉज दैट वॉज, बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्रीवियसली। ठीक है, ये तो बाद में वॉर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग किया। नाउ जब ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, आप देख सकते हो बांग्लादेश ईस्ट में है, पाकिस्तान वेस्ट में है, और इन दोनों कंट्रीज के बीच में कौन सी कंट्री आती है? इंडिया। तो जब ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों में इश्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से हमारी कंट्री को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट क्यों पड़ा? बिकॉज इंडिया कम्स इन बिटवीन, ये दोनों कंट्री के बीच में आती है, प्लस बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया आए, मतलब क्योंकि फाइट चल रहा था, सो लोग अपनी कंट्री छोड़कर, दैट इज़ बांग्लादेश छोड़कर कहाँ पर आकर सेटल हो गए? इन इंडिया। सो ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे थे। यहाँ पर हमारा 1960s ख़त्म होता है। क्या क्या इवेंट हुए? गोवा, दमन एंड दीव बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया चाइना वॉर, जवाहरलाल नेहरू की डेथ इन 1964, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, 1965 में पाकिस्तान एंड इंडिया का फाइट हुआ बिकॉज ऑफ कश्मीर, देन 96 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री डाइड, 1966 में इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एंड व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर कश्मीर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री को भी इफ़ेक्ट हुआ था। ये हमारा 1960s ख़त्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1970s। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? 1970s।